हेलो एवरीवन, जो मैंने वर्कशीट तुमको दी थी, आज हम उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। और इस सॉल्यूशन के थ्रू तुमको चैप्टर भी कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा, इस चैप्टर में क्या है, मेन पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैंने उसी के बेस पे तुमको तैयार करवाए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है? तो पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। सबसे पहली बात, ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से लॉस कर देते हैं उसको बोला जाता है मेटल्स। और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर गेन करते हैं, यानी कि जिनका काम होता है लेना, उसको बोलते हैं नॉन मेटल्स। जो लॉस कर देते हैं उसको बोलते हैं नॉन मेटल्स। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो समझ जाना कि वो मेटल है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको बोलते हैं नॉन मेटल। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? दूसरा पॉइंट ये है कि जो ऐसे मेटल्स या फिर ऐसे एलिमेंट्स जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं सोनोरस। यानी सोनोरस एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। तो मेटल के पास सोनोरस वाली प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, लस्टर वाली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अब जितनी भी मैंने तुमको यहाँ पॉइंट बता दिए वो सब तुमको नॉन मेटल में लिख देने हैं कि नहीं होती, नॉट सोनोरस, नॉट डक्टाइल, नॉट मेलेबल एंड नॉट लस्टर। अब इनका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल में देखो क्या बोल रहा है। सोडियम एक नॉन मेटल है, सॉरी मेटल है। पोटेशियम एक मेटल है। अब मुझे ये कैसे पता चला कि मेटल है नॉन मेटल है? तुमने अधिकतर सोडियम के ऊपर के पॉजिटिव देखा होगा, के पॉजिटिव। और सोडियम को Na से डिनोट करते हैं तो Na पॉजिटिव, ये सब तुमको तुमने देखा होगा। ठीक है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ तो Cl नेगेटिव तुमने देखा होगा, या फिर तुमने देखा होगा I नेगेटिव। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स होते हैं। तो हमको ये क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर जो मैंने प्रॉपर्टीज के नाम लिए थे, डक्टिलिटी, सोनोरस, मेलेबिलिटी, ये क्या होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सोनोरस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी एंड लस्टर। यहाँ पर ये लस्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने गलती से सोनरस लिख दिया था। और एग्जाम्पल भी इनके पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं, सोनरस क्या होता है। तो सोनरस मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से साउंड, मेटल को साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलती है। यानी इसी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल साउंड प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं सोनोरस। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टाइल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं एक लंबी थिन वायर के अंदर। इसका एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है, ये इतना डक्टाइल होता है। और जो हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है, यानी कि मेलिएबल या फिर मेलिएबिलिटी जिसका नाम है, मेलिएबिलिटी साउंड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन शीट तो पता लगे बहुत बारीक सी शीट के अंदर। अब इसी से रिलेटेड हमने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ रखा है, रदरफोर्ड का मॉडल, तो तुमको याद होगा। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली थी, वो थिन गोल्ड फॉइल ली थी और उस पे अल्फा पार्टिकल्स को एक्सपेरिमेंट करवाया था। अब वहां पर उसने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली थी? बिकॉज गोल्ड, जो गोल्ड होता है उसके पास मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसको एक्सपेरिमेंट करने में इजी पड़ा। अगर वो गोल्ड के अलावा सिल्वर कोई और मेटल ले लेता तो हमारे ऑब्जर्वेशन जो आए थे, रिजल्ट आए थे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। खैर वो तो 9th की बात थी, लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं मेलेबिलिटी क्या होती है। हमारा मेन फोकस है मेलेबिलिटी क्या होती है। तो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से हम मेटल को एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल फिर से क्या होने वाला है हमारे पास? गोल्ड इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास लस्टर। अब लस्टर क्या होती है? अधिकतर तुमने देखा होगा जितने भी मेटल्स होते हैं वो साइन करते हैं, तो जो साइनिंग प्रॉपर्टी आती है, यानी कि जिसकी हेल्प से मेटल साइन कर पाता है, उसको बोलते हैं लस्टर। लस्टर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से मेटल को साइन करने में हेल्प मिलती है। होपफुली तुमको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, और नॉन मेटल मेटल के बीच में जो प्रॉपर्टीज डिफरेंस लाती है उन प्रॉपर्टीज के बारे में तुमको पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? अब देखो यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? राइट द एग्जाम्पल ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के बैड और गुड कंडक्टर बता दो। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये तुम्हारे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, जो कि तुम भूल जाते हो। अगर मेरी वर्कशीट जो मैं तुमको प्रोवाइड कर रही है उसको तुम रिवाइज करोगे ना, तुमको ये चीजें याद हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पर गुड कंडक्टर क्या है? सिल्वर एंड कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर की बात करें तो लीड एंड मरकरी जो है एक ऐसे मेटल्स हैं जो कि हम क्या करते हैं? बैड कंडक्टर हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में सिंपल, नेम द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यानी मेटल और नॉन मेटल बताओ जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जनरली हमको मेटल के बारे में पता होता है वो मरकरी, लेकिन नॉन मेटल का ज्यादा पूछा जाता है तो नॉन मेटल के अंदर आते हैं हमारे पास ब्रोमीन। ये दोनों मेटल एंड नॉन मेटल हैं जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे।
अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत, ये तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है यहाँ पर एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब तुमसे जो 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे वो बोलेंगे राइट द एक्सेप्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राइट द एक्सेप्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल के एक्सेप्शंस लिख के दिखा दो। तो तुमको 2 से 3 एक्सेप्शंस याद कर लेने हैं, मेटल के भी एंड नॉन मेटल के भी, यानी कि जो मैं तुमको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, एक्सेप्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहला एक्सेप्शन, सबसे पहला एक्सेप्शन में आता है तुम्हारा मरकरी। अभी मैंने बताया मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। लेकिन जनरली जो मेटल तुमने देखे हैं वो हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ये तो एक एक्सेप्शन हो गया ना। तो मरकरी क्या है, एक एक्सेप्शन है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा जो है हमारे पास गैलियम एंड सीजियम। गैलियम और सीजियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बहुत कम होता है। देखो मेटल होते हैं, हार्ड होते हैं, और जब हार्ड होते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए, यानी इंक्रीज होना चाहिए। इसी वजह से जो गैलियम और सीजियम है इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा लो होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। होपफुली तुमको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। और ये इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है, अगर तुम उसको अपनी पाल्म यानी हथेली पे भी रख देते हो तो ये तो भी क्या हो जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी मेल्ट हो जाते हैं। इतना इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो ये तो एक्सेप्शंस हो गए किसके, मेटल्स के। अब आती है नॉन मेटल्स की। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट हमारा एक्सेप्शन है मेटल्स का ही, वो है कि जो सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं, नाम तो तुमने इनका सुना ही होगा हमेशा इस चैप्टर में। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि इजीली कट हो सकते हैं नाइफ से, यानी चाकू से तुम इनको काटने की कोशिश करोगे ना आराम से कट जाएंगे। तो ये एक एक्सेप्शन ही है। क्यों? क्योंकि मेटल जनरली हार्ड होते हैं, और हार्ड होते हैं तो इसका मतलब उन्हें काटने के लिए हमें आरी वगैरह चाहिए होती है, सौ चाहिए होती है। लेकिन जो तुम चाकू से काट पा रहे हो वो मेटल थोड़ा ना होगा। लेकिन ये है क्योंकि एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में कोई भी चीज अगर गलत हो जाती है इसको एक्सेप्शन कैटेगरी में डाल देते हैं, यानी कि भाई वो अपवाद है, इसका हिंदी मीनिंग ये होता है। नाउ बैक टू द टॉपिक, हमसे एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल की बात करते हैं। अब नॉन मेटल में क्या क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आयोडीन का नाम तो सबने सुना होगा। आयोडीन, नमक, देश का नमक, टाटा नमक। तो आयोडीन जो होता है ना वो चमकता है, लेकिन आयोडीन होता क्या है, नॉन मेटल होता है। लेकिन जो चमकने वाली प्रॉपर्टी वो किसकी है, वो तो मेटल की है, तो इस वजह से ये एक एक्सेप्शन हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, कार्बन का नाम सुना होगा, और इस चैप्टर में तुमने अगले वाले जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर है, कार्बन में उसके इलेक्ट्रॉन्स भी तुमने देखे होंगे। कौन कौन से, ग्रेफाइट, डायमंड, C60, इसका दूसरा नाम होता है फुलरीन, पूरा नाम होता है बकमिस्टर फुलरीन। तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ये कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी है वो किसके पास है, वो तो मेटल के पास है, ठीक है। तो कार्बन एक एक्सेप्शन हो गया। ग्रेफाइट है, वो क्या हो गया, वो भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एक्सेप्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। होपफुली तुमको ये क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वर्कशीट के अंदर तुम रिवाइज कर पा रहे हैं। रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें से निकल जाती है। तो वो यही पूछ रहा है कि जो ऑक्साइड बनेगी वो किस टाइप की ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स के बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये तुमको पता होने चाहिए, बस एमसीक्यू के लिए तुमको ये तैयार करने हैं, क्योंकि चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन मेटल बर्न इन द एयर। क्या होगा जब मैं मेटल को एयर के साथ बर्न करूंगा, एयर यानी कि ऑक्सीजन। तो सिंपल, अभी हमने बताया है कि जब मेटल को हम रिएक्ट करवाएंगे एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास, मेटल ऑक्साइड ही तो बनेगा। तो यहाँ पर हमने मेटल ऑक्साइड बना दिया, सिंपल। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एट्थ वाला देखते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में सबसे पहले देखते हैं, द मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी ऐसी मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करती हैं, और दोनों के साथ रिएक्शन करने के बाद वो क्या बनाती हैं, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करती हैं, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल और रिएक्शन इनकी तुमको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल में तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इन दोनों की रिएक्शंस होती हैं जो तुमको बुक में बहुत अच्छे से दे रखी हैं। यहाँ पर मैंने जो रिएक्शंस लिखी हैं वो सिर्फ एल्यूमिनियम की लिखी है, ए Al2O3
की रिएक्शन एसिड HCl से करवाया, तो क्या बना हमारा, सॉल्ट बना और वाटर बना। सेम चीज मैंने यहाँ पर बेस के साथ करवाई। ये क्या है हमारे पास, बेस। ये हमारे पास बेस हो गया और ये हमारे पास हो गया एसिड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है, वाई पोटेशियम एंड सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तुम्हारा मे भी पूछा जाए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करते हैं, इनको किसी ना किसी फॉर्म में पूछ लिया जाता है। सिंपल ये भी है, वाई पोटेशियम सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। तो क्वेश्चन क्या, आंसर क्या लिखा हुआ है, बिकॉज पोटेशियम एंड सोडियम आर कैप आर हाई रिएक्टिव मेटल्स विच रिएक्ट वाइग्रेसली, यानी कि बहुत तेजी से पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। अब पानी के साथ जब रिएक्शन करते हैं ना, तो वो फायर पकड़ लेते हैं, और फायर पकड़ लेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। डेट्स वाई इनको हम क्या करते हैं, डिप करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में, जिसकी वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कंट्रोल में रहती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा जो सोडियम होता है, सोडियम को अगर तुम पानी में फेंकते हो तो ब्लास्ट होता है, तो वो इसी वजह से होता है। हाँ, इसलिए हम उसको सेफ्टी मेजर्स में रखते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा मैंने लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग तुम लिख के आओगे तो कोई भी नंबर नहीं काटेगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। और इसको तुम PDF को डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय एनोडाइजिंग। अब एनोडाइजिंग क्या होता है, तो एनोडाइजिंग में देखो क्या होता है, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी फॉर्म अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ पर वर्ड्स पे ध्यान देना, इसमें क्या करना होता है हमको, इसमें एक थिक ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है। किसके लेयर चढ़ाते हैं, एल्यूमिनियम की। किसके ऊपर चढ़ाएंगे, मेटल के ऊपर, जिसकी वजह से हम उसको कोरोजन से बचा सकते हैं। ठीक है, तो एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम थिक लेयर चढ़ाते हैं एल्यूमिनियम की, और चढ़ाते किस पे, उस मेटल पे जिसको हमें कोरोजन से बचाना है। तो एनोडाइजिंग बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड आल्सो राइट देयर रिएक्शन। देखो, जब मेटल को रिएक्ट कराते हैं पानी के साथ, तो वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया हमारे पास सोडियम पोटेशियम मेटल, यहाँ पर हो गया वाटर। जब दोनों ने आपस में रिएक्शन करी तो क्या बना हमारा, KOH और हाइड्रोजन, यानी कि मेटल ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द मेटल विच रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, ऑल्सो नेम द मेटल विच रिएक्ट विद द हॉट वाटर। यानी ऐसे मेटल बताओ जो कोल्ड से भी रिएक्ट करते हैं, यानी जो कोल्ड से रिएक्ट करते हैं उनके नाम बताओ, और जो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं उनके भी नाम बताओ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुए हैं, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम। ऐसा मेटल है जो कि हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेम द मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद बोथ हॉट एंड कोल्ड वाटर। यानी कि हमने ये देख लिया कोल्ड वाटर से कौन रिएक्शन करता है, हॉट वाटर से रिएक्शन कौन करता है। अब ऐसे भी बताओ जो दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं हॉट और कोल्ड से। तो हॉट कोल्ड से नहीं कर रहे तो किससे करेंगे, स्टीम से रिएक्शन करेंगे। वो तुमसे डायरेक्टली पूछेगा, नेम द मेटल विच रिएक्ट विद द स्टीम, तो स्टीम से रिएक्ट करने वाले मेटल बता दो। तो स्टीम से रिएक्ट जो मेटल करते हैं वो होते हैं एल्यूमिनियम, जिंक एंड Fe, यानी कि आयरन। ये मेटल्स होते हैं। इसमें कंफ्यूजन होती है कौन सा किससे रिएक्शन कर रहा है, तो इसको तुम जब पढ़ोगे तो तुम खुद ही एक दो बार पढ़ लेना तो रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाई मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। अभी इस क्वेश्चन का जो रिलेशन पीछे वाले क्वेश्चन से है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैंने तुमको बताया है कि जब मेटल रिएक्ट करता है पानी के साथ तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब बात आती है इस क्वेश्चन में कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखो, मैग्नीशियम हो या फिर कैल्शियम हो, जब इनकी ऑक्साइड बनती है तो वो फ्लोट करने लग जाती है वो पानी के ऊपर। क्यों, जब इस मेटल की रिएक्शन पानी के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और जो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो वो बबल्स निकलते हैं, और ये बबल्स क्या काम करते हैं, ये इनकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। और जब ये चिपक जाते हैं तो क्या करते हैं, इस मेटल को ऊपर की तरफ लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लोट करने लग जाता है। तो यही मेन रीजन होता है जिसकी वजह से मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड फ्लोट करती है अपने सरफेस के ऊपर, यानी पानी के सरफेस के ऊपर। जैसा लिखा हुआ है ऐसे ही लिख के आना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। हमने ये देखा कोल्ड वाटर से कौन रिएक्शन करता है, हॉट वाटर से कौन रिएक्शन करता है, और ये भी देख लिया कि स्टीम से कौन रिएक्शन करता है। अब ऐसे मेटल बताओ जो कि पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं। तो पानी के साथ रिएक्शन ना करने वाले एलिमेंट होते हैं गोल्ड, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है कॉपर एंड चौथा है लीड। ये चार मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं जो कि
रिएक्ट करते हैं, नहीं करते हैं पानी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द एसिड बाय विच मेटल रिएक्ट बट नॉट हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। अभी हम ये पढ़ के आ रहे हैं कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता ही करता है। लेकिन एक ऐसा भी एसिड होता है जिसके मेटल तो रिएक्ट करता है लेकिन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। कौन सा एसिड है? उसका नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसका रिएक्शन होता तो है मेटल के साथ लेकिन वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता? इसका आंसर देखो क्या लिखा हुआ है। बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, जिनके पास ऑक्सीजन भरमार मात्रा में होता है, इतना अमाउंट में प्रेजेंट होता है कि वो दूसरों को बांटते हैं। तो जैसे ही नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन गैस सॉरी मेटल रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस जैसे ही निकलती है तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना लेती है जिसका नाम होता है H2O, यानी कि वो पानी बना देती है। तो जो वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है, पानी बन जाता है, तो हाइड्रोजन तो बची ही नहीं, तो इसकी वजह से वो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस नहीं करता है। तुमको ये चीज क्लियर हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी इससे क्वेश्चन आया है, उससे पहले भी क्वेश्चन आया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमको पता होना चाहिए। ठीक, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मैंने सर्कल कर दिया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वर्कशीट का और सिंपल लैंग्वेज में है, तो तुमको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर आता है कि एक्वारेजिया बताओ क्या होता है। तो एक्वारेजिया देखो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1। यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा वो 3 पार्ट में होगा और जो नाइट्रिक एसिड होगा वो 1 पार्ट में होगा। इनको जब कंबाइन करते हैं इस रेशियो के बेस पे तो हमारा एक सॉल्यूशन तैयार होता है जिसको बोलते हैं एक्वारेजिया। और इस सॉल्यूशन का यूज करते हैं जो हमारे गोल्ड स्मिथ होते हैं यानी कि सुनार होते हैं वो यूज करते हैं। तुमने देखा होगा सोना होता है काला पड़ जाता है, तो उसको जब उसमें डिप करते हैं एक्वारेजिया के अंदर तो वो चमक जाता है। क्यों? क्योंकि उसका काम ही ये है कि वो सोने को चमका देता है, उसके ऊपर से जो डर्ट होती है वो निकल जाती है। बट इससे क्वेश्चन ये पूछते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी में ये रखा है कि एक जो फीमेल है वो सुनार के पास गई, उसने जो ज्वेलरी थी उसको दी, और थोड़ी देर बाद वो जब उसको पॉलिश करके या फिर इसको जो भी प्रोसेस करके लेके आया तो वो खुश नहीं हुई, दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि जब उसने एक्वेरियम में उसको डिप किया होगा तो उसको जब बाहर निकाला तो उसका वेट जो है कम हो गया। क्योंकि उससे क्या होगा, थोड़ा सो हमारा जो एक्वारेजिया है उसका कंसंट्रेशन जो होता है एसिड्स का वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वेट थोड़ा कम हो जाता है। तो जो प्राइस था मान लो 50K का था तो वो कम हो जाएगा 45K का हो जाएगा, तो इतना डिफरेंस प्राइस का आ जाता है। तो हमें उस चीज से मतलब नहीं, एक्वारेजिया पता होना चाहिए क्या होता है, डेफिनेशन डायरेक्टली पूछी जाती है। तो एक्वारेजिया तुमको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। डिफाइन द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1, 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुमको दो कंपाउंड दे देंगे, कैसे कंपाउंड दे देंगे कि बताओ कि Fe की रिएक्शन कॉपर के साथ होगी या नहीं होगी। तो जब तुम्हें ये पता होगा कौन सा एलिमेंट रिएक्टिविटी है यानी कि ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा नहीं है, तभी तो तुम उसके रिएक्शन को बता पाओगे। तो वो तुम्हें कैसे पता चलता है? रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू। तो देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स को उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी के बेस पे लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका ट्रिक होता है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है रिएक्टिविटी सीरीज, वो तुम बुक में देख लेना। इसकी ट्रिक होती है जिससे कि तुम इसको रिवाइज कर सकते हो। ट्रिक क्या है? करीना का मैगी आलू, जैकलीन फेंके, प्रभात सते, क्यों मरे आज सोने पर। इसको रिपीट करके सुनना, तुमको खुद पता चल जाएगा कौन सी चीज क्या है। ठीक है, रिएक्टिविटी चीज हमारा हो गया, बस तुमको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 क्या है? डिफाइन आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? द बॉन्ड इन विच द बॉन्ड विच फॉर्म बाय द कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट चैप्टर में तुम पढ़ चुके होगे कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसकी बेस पे बॉन्ड्स बनते हैं। तो शेयरिंग यानी कि देखो, जब शेयर करते हैं उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जब कंप्लीट शेयरिंग हो जाती है, अगर कोई चीज मेरे पास है, मान लो कोई चीज मेरे पास यहाँ प्रेजेंट है, मैंने कहा अपने दोस्त को दे दी कि तू हमेशा के लिए इसको रख ले, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत है, तो ये मेरे जो बॉन्ड बनेगा हम दोनों के बीच में ये बनेगा आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा? ये आयनिक। ठीक। अगर मेरे पास कोई चीज है लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में है तो मैं बोलूंगा भाई जब तुझे जरूरत पड़े तो तू ले ले।
और जब मुझे जरूरत होगी तो मुझे वापस कर दिया। तो ये जो बॉन्ड बनेगा हमारे बीच में, ये बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसी बॉन्ड जो कि शेयरिंग से बनते हैं, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। तुमको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है हमारे, ये लास्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्या, एक्सप्लेन कीजिए। डिफाइन मिनरल्स, गैंगू एंड ओर। मिनरल्स क्या होता है, गैंगू क्या होता है, और क्या होता है? तो देखो, मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स, नेचर के अंदर जो नेचुरली निकलते हैं, उसको मिनरल्स बोलते हैं। ये अर्थ की क्रस्ट से निकलते हैं, उन्हीं को मिनरल्स बोला जाता है। अब गैंगू क्या होता है? अब जो मिनरल्स निकलते हैं ना, प्योर फॉर्म में नहीं निकलते हैं, इनके अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। तो उस इंप्योरिटी जो मिनरल्स के अंदर प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है गैंगू। साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाए तो उसको गैंगू बोलते हैं। गैंगूस क्या होते हैं? इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर्स। जो हमारी मिनरल्स निकलते हैं, और मिनरल्स निकलते हैं तो फिर हमारी ओर्स होती हैं, ओर्स के अंदर से मेटल निकाला जाता है। तो जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है ओर्स के अंदर, उसको बोलते हैं गैंगू। ये इम्प्योरिटीज कैसी किस फॉर्म में हो सकती हैं? ये सोइल की फॉर्म में हो सकती हैं, सैंड की फॉर्म में हो सकती है, और भी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, तो उनको गैंगू बोला जाता है। तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए, डेफिनेशन तुमको पता होना चाहिए, और जिससे कि तुम वहां पर लिख सको। ओर्स देखते हैं क्या होता है। व्हेन वी एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द मिनरल प्रॉफिटेबली, यानी कि मान लो मैंने उससे मेटल निकाला, मुझे मिनरल्स मिला अर्थ के अंदर से। अब अर्थ के अंदर मिनरल मिल तो गया, अब मुझे उसमें से मेटल निकालना है, ओर्स। मेटल मिनरल्स मिलेगा, ओर्स। अब उसमें से मुझे मेटल निकालना है। अब मान लो मुझे उसमें से, मिनरल्स में से मेटल निकालने में, मान लो मेरा खर्चा हो गया 10,000, ठीक है। लेकिन जो मेरा मिनरल था उसको निकालने में, या फिर जो मिला मुझे, उसका जो प्राइस था वो 20,000। तो मुझे लॉस हो गया ना, तो वो और निकल जाएगी। अगर मुझे मेटल को निकालने में हुआ खर्चा 5,000, और मिनरल का जो प्राइस था वो मान लो 2,000, तो मुझे प्रॉफिट हुआ 3,000 का। तो वो जो प्रॉफिट हुआ, उसी के बेस पे हम बोल दे कि ये और है किसका, मिनरल का। समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइंड करके सुनना, समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे बोल रहा है, व्हेन वी एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द मिनरल्स प्रॉफिटेबली, देन दिस इज कॉल्ड द मिनरल ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एंड नॉट द लीस्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाई वी कन्वर्ट द सल्फाइड और एंड कार्बोनेट और इन टू ऑक्साइड। जब भी तुम कोई भी मेटल को, देखो मेटल मिलेगा, जो हमारे मेटल होते हैं, एक हाई रिएक्टिव होता है, एक लीस्ट एक्टिव होता है, और एक हमारे मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, यानी कि जो मिडल में आते हैं। तो उनको क्या करते हैं हम, कन्वर्ट कर, उनको पहले कन्वर्ट किया जाता है ओर से ऑक्साइड में, फिर उन ऑक्साइड से निकाला जाता है उनमें से मेटल। तो हमें क्यों करते हैं, पूछ रहा है वो। देखो, जो ओर्स होती है ना, सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स होती हैं, उनको ऑक्साइड में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन यानी निकालना, अगर मुझे मेटल्स को निकालना है ना, तो वो मुझे इजी पड़ता है ऑक्साइड से निकालने में एज कम्पेयर टू देयर ओर्स। इसी वजह से उसको कन्वर्ट किया जाता है सल्फाइड ओर से ऑक्साइड में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुमसे पूछा गया है, डिफाइन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग विद रिएक्शन। तो कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट और, देखो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड और को कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में, तभी हमारा मेटल निकलता है, वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। अब वो तुमसे प्रोसेस के बारे में पूछेगा, यानी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब मैं कार्बोनेट और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करता हूँ और सल्फाइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करता हूँ। तो ध्यान रखो, जब कैल्सिनेशन कौन सा प्रोसेस होता है, जब तुम कार्बोनेट और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, और कैसे कन्वर्ट करते हो, उसको हीट करते हो स्ट्रांगली, लेकिन जो एयर प्रेजेंट होगी वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होगी, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है। कैल्सिनेशन का मतलब, कार्बोनेट और को C4 कैल्सिनेशन, C4 कार्बोनेट, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्साइड में। लेकिन ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा हीटिंग करके, लेकिन जो एयर की हमारी प्रेजेंस होगी वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी, उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। इसका हमने रिएक्शन भी लिखा हुआ है। ZnCO3 क्या है, ये जिंक कार्बोनेट है। कैल्सिनेशन, कार्बोनेट और को कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्साइड में। तो जिंक ऑक्साइड बना, कैसे बना, हमने इसको यहाँ पर हीट किया, हीट कर दिया, और क्या बना, CO2। ठीक है। तो ये जो हुआ प्रोसेस, यहाँ पर हीट तो हुआ, लेकिन जो एयर थी वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट, इसको कैल्सिनेशन बोला गया है। अब दूसरा प्रोसेस क्या, रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड और को कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्साइड में, लेकिन करेंगे कैसे, वहां पर जो एयर की अमाउंट होगी वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी, कोई टेंशन नहीं है।
और इसको भी हीट ही करेंगे, तो इसको बोलते हैं रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट एंड रोस्टिंग फॉर सल्फाइड ओर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 23 क्वेश्चन। इसकी रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, सारी चीजें रिएक्शन, रिएक्शन के बेस पे केमिस्ट्री चलती है। अगर तुम डेफिनेशन लिख के आ रहे हो, रिएक्शन नहीं लिख के आ रहे हो, तो तुम्हें कोई फायदा नहीं है, नंबर तुमको हाफ ही मिलने वाला है। तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। थर्मिट रिएक्शन देखो क्या होती है, तुम्हारी बुक में है। थर्मिट रिएक्शन में क्या होता है, आयरन यानी कि आयरन ऑक्साइड होती है, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एल्यूमिनियम के साथ, जिसकी वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। इसी रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन का यूज किया जाता है जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, उनके जॉइंट्स जो होते हैं, जॉइंट्स, उनको ज्वाइन करने में हेल्प किया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। याद क्या रखना है, आयरन ऑक्साइड को रिएक्शन करवाना है एल्यूमिनियम के साथ, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। और इसी रिएक्शन का यूज करते हैं हम रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में। अभी डेफिनेशन तुमने लिख दी, लेकिन भाई तुमको रिएक्शन भी तो लिखना पड़ेगा। तो रिएक्शन लिखने के लिए तुमको ये पता होना चाहिए, इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाओगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, Fe बनेगा, Al2O3 बनेगा, और हीट तो प्रोड्यूस होनी ही होनी है। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, देन हम ये खत्म कर देते हैं। क्या बोल रहा है, वाई प्योर गोल्ड? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिर से ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं ही, मैंने सर्कल कर दिए हैं। वाई प्योर गोल्ड यानी 24 कैरेट गोल्ड नॉट यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज एंड द नेम द मेटल यूज टू मिक्स इन प्योर गोल्ड। यानी कि जो प्योर गोल्ड होता है उसको हम ज्वेलरी बनाने के लिए काम में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? हम ज्यादातर जो ज्वेलरीज बनती है वो 22 कैरेट की बनती है। क्यों? उसके पीछे का ये रीजन है, जो प्योर गोल्ड होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, अगर मैं उसकी ज्वेलरी बनाऊंगा भी तो वो क्या बोलते हैं, उसकी शेप बिगड़ जाएगी, शेप बनेगी नहीं, बनेगी तो फिर खराब होनी होनी है। तो उसको हार्ड बनाने के लिए हम उसमें मेटल्स को यानी कि मिक्स करते हैं। और ध्यान रखो, जब एक से ज्यादा मेटल को आपस में मिक्स किया जाता है या फिर नॉन मेटल को मिक्स किया जाता है, तो जो नया हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं एलॉय। एलॉय क्या होता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय, जिसका एग्जाम्पल है ब्रास एंड सोल्डर। ये क्या होते हैं, ये हमारे एलॉय होते हैं। तुमसे ये पूछ लेंगे जो ब्रास होता है वो किस किस मेटल से मिलकर बनता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कॉपर से और एसएन। एसएन यानी कि टिन, एसएन को टिन से डिनोट करते हैं, यानी टिन उसका एसएन, टिन का जो सिंबल होता है वो एसएन होता है। और सोल्डरिंग आयरन का सोल्डर जो वायर होता है वो लीड प्लस टिन से होता है। तुम्हें एलॉय पता चल गया। और प्योर गोल्ड तो देखो क्या बोल रहा है, बिकॉज प्योर गोल्ड इज अ वेरी सॉफ्ट, देयरफॉर इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो बस यही लाइन लिखनी है तुमको, और बता देना सिल्वर और कॉपर को मिक्स किया जाता है उसको सॉफ्ट से हार्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर 3 का पूरा रिवीजन। और जो वर्कशीट मैंने तुमको दी थी उसको तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब तुमको, तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, जाके रिवाइज करो, एक बार पढ़ो जो मैंने तुमको बताया है। और चैप्टर 2 को या चैप्टर 3 तो मैंने करवाया, चैप्टर 4 की वीडियो मैं तुमको डाल दूंगा, जिससे कि तुम्हें इजीली रिवाइज करने में हेल्प मिल जाए। ये रेफरेंस के लिए वीडियो डाली है जिसकी वजह से तुमको रिवीजन करने में हेल्प हो जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।